दोस्तों, आज निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट का हम लोग एलिमेंट नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जो कि जनरल वर्क प्लेस इशूज हैं। ठीक हो गया। आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या स्टडी करेंगे। कॉमन हेल्थ, वेलफेयर एंड वर्किंग एनवायरनमेंट जो कि चाहिए वर्क प्लेस पे, वो देखेंगे हम लोग कि क्या क्या वेलफेयर फैसिलिटीज़ चाहिए, कैसे हेल्थ को क्या नाम है इसके हैजर्ड्स कौन कौन से हैं रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड, और इसके कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं, ये डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द हैजर्ड्स एंड कंट्रोल मेजर फॉर सेफ वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट से रिलेटेड हैजर्ड कौन कौन से हैं, कंट्रोल मेजर कौन कौन से हैं, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। सेफ वर्क प्रैक्टिसेस कन्फाइंड स्पेस की, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स लोन वर्किंग, जो कि अकेले लोग काम करते हैं, उनके साथ क्या क्या हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स क्या क्या लगाएंगे हम लोग, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। और डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ एंड कंट्रोल्स फॉर स्लिप्स एंड ट्रिप्स इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे स्लिप्स और ट्रिप हैजर्ड्स होते हैं, उनको कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग, ये डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द हैजर्ड्स एंड कंट्रोल मेजर फॉर सेफ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस है, वहाँ लोग भी हैं और व्हीकल्स भी हैं, इनके आप क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं और उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। Describe the control measures for work-related driving at the hazard associated with electric and hybrid vehicles. Hybrid electrical vehicles जो हैं और उनके साथ क्या क्या हैजर्ड्स हैं और उनके कंट्रोल मेजर कैसे क्या होंगे, हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना जरूरी समझूंगा। मेरा नाम तौकीर अख्तर है, ग्रेजुएट मेंबर ऑफ आयोश को लेवल 6 डिप्लोमा मैंने किया हुआ है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से। निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ और 15 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा ऑयल एंड गैस में एज ए HSC प्रोफेशनल। जल्दी हम लोग क्विकली इसको इंशाल्लाह करेंगे कंप्लीट। काफ़ी लंबा लेक्चर है, कोशिश करूँगा कि इसको ज़रा ब्रीफली डिस्कस किया जाए, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं कर सकता मैं, और आपकी समझ में आपको समझ आ जाए, बस ये मेरा मेन मकसद है। तो इसका ये है जी, हेल्थ, वेलफेयर एंड वर्क एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। वेलफेयर प्रोविजन, वेलफेयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटरी कन्वीनियंस है, वॉशिंग फैसिलिटीज है, चेंजिंग रूम्स है, अकोमोडेशन फॉर क्लोथिंग है, रेस्ट एंड ईटिंग फैसिलिटीज है। ये ILO C120 हाइजीन कन्वेंशन 164 नंबर 120 इसमें रिकमेंडेशन देता है, और हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन 1988 में ये रिकमेंडेशन देता है कि जी आपको पानी का साफ पीने का साफ पानी, आपको पीने का साफ पानी, सैनिटरी की फैसिलिटीज़, हाथ धोने के लिए बेसिन वगैरह होना चाहिए, अलग रूम होना चाहिए चेंजिंग के लिए, आप क्लॉथ जो पहन के आते हैं उनको चेंज करने के लिए अलग रूम होना चाहिए आपके पास। आपके पास अपने कपड़े जो पहन के आएंगे वो रखने की जगह होनी चाहिए, आराम करने के लिए और खाने के लिए अलग स्पेस होनी चाहिए। ये वेलफेयर प्रोविजन में आएगा, जो कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको प्रोवाइड करना। ग्रुप एक्सरसाइज है जी। What basic welfare facilities would you expect an employer to provide for the following groups of people? Accident and emergency nurse, construction worker, ऑफिस बेस्ड अकाउंटेंट। आप ये सोचे समझे कि यार एक अकाउंटेंट है, वो ऑफिस में बैठा हुआ है, उसके लिए कौन कौन सी वेलफेयर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। या आप ये सोचे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो काम कर रहा है, बिल्डिंग बन रही है, ठीक हो गया, वहाँ वो बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी है, काम वगैरह उसका बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए कौन कौन सी वेलफेयर फैसिलिटी होनी चाहिए। और एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी नर्स, सपोज अगर कोई हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ के नर्स काम कर रही है जो कि एक्सीडेंट जो हुए हैं पेशेंट उनकी देखभाल करती है, उसके लिए वेलफेयर प्रोविजन कौन कौन सी होंगी, वेलफेयर फैसिलिटीज कौन कौन सी होंगी। तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आप अपने हिसाब से लिखें। अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपने कुछ पूछना हो तो। मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या है, वो कहता है ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, होलसम लेबल्ड इफ नॉट। अब ये नहीं कि ड्रिंकिंग वाटर आपने दे दिया है, वो जो
वॉशरूम वाला पानी दे दिया पीने के लिए, या गंदा पानी अगर आपके वो एरिया में आ रहा है, सरकारी पानी वो आपने पीने के लिए दे दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर पानी आपका टेस्ट नहीं हुआ हुआ तो उसको टेस्ट करवाएं, नहीं तो फिर आप उनको मिनरल वाटर जो मिलती है बोतल्स में, जो लेबल्ड होती है, वो आपको देनी पड़ेगी। सैनिटरी कन्वीनियंस क्या जी? सफिशिएंट नंबर सेपरेट फॉर मैन एंड वोमेन। अच्छा, इसमें यह है कि अगर मिसाल के तौर पे ये ऐसा ना हो कि आपके 500 वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक वॉशरूम है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, इसका कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन कम से कम उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कम से कम कितने होने चाहिए पर पर्सन वन वॉशरूम। सपोज 50, मेरे हिसाब से अगर 50 मैं कहूँगा तो 50% के लिए मिनिमम 2 वॉशरूम्स होने चाहिए, मिनिमम। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब ये है, देखिए आपके कितने आपके एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं जो कि काम करते हैं, तो उनके लिए कितने आप कर सकते हैं। वोमेन और मेन के लिए, यानी लेडीज, फीमेल और मेल के लिए अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है मेल भी और फीमेल, ये ऐसे नहीं हो सकता। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, आपको सेपरेट सेपरेट देने होंगे। प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेदर, वेदर से बचने के लिए होना चाहिए। मतलब कि अब ये ना हो कि जी आपके बहुत बड़ी बिल्डिंग है बन रही है, या आपके बहुत बड़ा कंपनी है, हायर की कंपनी है, पेल की कंपनी है, लेकिन वॉशरूम जो है आपने ओपनली किया हुआ, बारिश हो रही है, बंदा अंदर ही नहीं जा रहा बेचारा करते हुए, क्योंकि वो ऊपर से ओपन है, या कोई ऊपर से देख आसानी से नजर आ रहा है तो मतलब कि उसके साथ मस्तियां करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऊपर से क्लोज होगा, कवर्ड होगा। ठीक है, क्लीन लिट एंड वेंटिलेटेड, उसकी वेंटिलेशन का प्रोसेस होना चाहिए, एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हो, क्लीन होना चाहिए। ठीक है, आपको वो हाउसकीपर उसके लिए असाइन करना पड़ेगा जो कि वो सफाई वगैरह करेगा। प्रोविजन फॉर डिसेबल, जो लोग मजदूर हैं उनके लिए स्पेशल आपने बाथरूम वॉशरूम सेपरेट रखना है ताकि उनको वेट ना करना पड़े। ठीक हो गया। वॉशिंग फैसिलिटीज, वॉशिंग फैसिलिटीज में क्या होगा? क्लोज टू टॉयलेट्स एंड चेंजिंग रूम, हाथ धोने की फैसिलिटी जो है वो टॉयलेट्स के पास होनी चाहिए या चेंजिंग रूम के बिल्कुल पास हो। शावर्स इफ रिक्वायर्ड, अगर आप केमिकल वगैरह वहां यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या कोई आपका बहुत डस्टी सा एरिया है, सीमेंट वगैरह यूज होता है, तो आप शावर फैसिलिटी भी दें उनको, ताकि वो वहीं से वॉश करके नहा के वहीं से निकले काम से। ठीक हो गया। हॉट एंड कोल्ड वाटर, सोप टावर्स, सर्दियां जैसे आए, सर्दियों में अगर आप कोशिश करें कि हॉट वाटर मिल जाए, ठीक है, और सोप दे उनको और टॉवल वगैरह हो। ठीक है। मीन्स ऑफ ड्राइंग, अगर ड्राइंग मशीन अवेलेबल हो सकती है, मतलब आपके दे सकते, प्रोवाइड कर सकते तो जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलफेयर प्रोविजन के मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या है? चेंजिंग रूम फॉर स्पेशल वर्कवेयर, lit, clean and ventilated, separate facilities for men and women। फीमेल और मेल के लिए अलग अलग रूम होना चाहिए, क्लीन हो, वेंटिलेटेड हो, ठीक है, और स्पेशल वर्कवेयर पहनने के लिए वो रूम हो। अकोमोडेशन फॉर क्लॉथिंग, लॉकर्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, और जो कपड़े वगैरह जो क्लीन और सिक्योर होने चाहिए। ये ना हो कि कपड़े कहीं रख दिए तो गंदे वहां हो जाए, ठीक है, ऐसा ना हो। और जो कि गंदे कपड़े हैं उनके लिए सेपरेट जगह होनी चाहिए। रेस्ट एंड ईटिंग फैसिलिटीज, सफिशिएंट सीट्स एंड टेबल्स अवे फ्रॉम वर्क लोकेशन। सीट्स सबके लिए होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ बंदे ऊपर बैठे हुए हैं चेयर पे और कुछ नीचे बैठे हुए हैं, ऐसे ना हो। टेबल वगैरह प्रोवाइड किए जाए, वो जहां आपके वर्क लोकेशन है उससे दूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेंट हो रहा है नजदीकी तो वहीं आप नजदीकी खाना खा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। हाइजीनिक इन्वायरमेंट, साफ सुथरा इन्वायरमेंट होना चाहिए खाने के लिए जो कि बेहतरीन हो। मीन्स ऑफ प्रिपेयरिंग हॉट फूड एंड ड्रिंक, खाना घर से लेके आए हैं, ठंडा हो गया, आप उसको गर्म करने की फैसिलिटी होनी चाहिए और पानी पीने की फैसिलिटी होनी चाहिए। सेपरेट फैसिलिटीज फॉर न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स, मदर्स के लिए खास तौर पे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए वो जी। स्पेस
सीटिंग, वेंटिलेशन, हीटिंग और लाइटिंग का इंतजाम होना चाहिए। स्पेस में क्या है जी कि वर्कर्स को प्रॉपर स्पेस मिलनी चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए। सीट जो है वो प्रॉपर सीट होनी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ उसको पाँव रखने के लिए बैक उसकी हो जो है वो भी होने सही तरीके से हो, स्टेबल हो। ये ना वो चेयर ही अनकंफर्ट हो, वो बंदा बैठे ना, अगर वो बैठे भी तो उसको बैक पेन स्टार्ट हो जाए, जिसको आप वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर कहते हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेंटिलेशन एरिया होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और हीटिंग, अगर टेम्परेचर जो है उसका आप 16 डिग्री से कम से कम उसका टेम्परेचर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी मतलब ना हो तो बेहतर है इंडोर का। और अगर आप मैनुअल वर्क कर रहे हैं तो वहाँ 13 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ की। अब वो कहते हैं वर्क एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है जी? मिनिमम लेवल्स अचीव्ड मेजर्ड इन लक्स। आपने जो कि लाइट है वो उसके बारे में ये बात कर रहा है कि नेचुरल लाइट इज बेस्ट। लाइट जो है वो कम से कम होनी चाहिए बेहतरीन लेवल की, ठीक है, और कोशिश करें कि नेचुरल लाइट ही हो। और लाइट जो है वो एडजस्टेबल हो, ठीक है, अगर कहीं काम कर रहे हो एडजस्ट करने की जरूरत हो तो वहां वो हो जाए। लोकल लाइटिंग में भी नेसेसरी हो सकता है कि लोकल लाइटिंग की जरूरत महसूस हो जाए वहां, ठीक है। और लोकल लाइटिंग का मतलब ये है कि आपको किसी किस्म की, जैसे आप कह सकते हैं कि लाइट का हैंड लाइट होती है, ठीक है, हाथ से मूवमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। नो रिफ्लेक्शंस और ग्लेयर। बाज़ औक़ात आपने देखा कि बल्ब में या ट्यूबलाइट रिफ्लेक्शन उसकी आती है, ग्लेयर्स आती हैं, तो वो ना हो, शेडोज ना आए, ठीक है, फ्लिकरिंग ना करे। अक्सर फ्लिकरिंग करती है, बुझती है, बंद होती है, वो जलती है। फ्लिकरिंग ना हो, बुझती है, ऑन होती है, ऐसे ना हो। सूटेबल फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। और इमरजेंसी लाइटिंग जो है वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप एक्सरसाइज है, व्हाट आर द हेल्थ इश्यूज एसोसिएटेड विद वर्किंग इन हॉट एनवायरमेंट एंड कोल्ड एनवायरमेंट, हाउ कैन दीज हेल्थ रिस्क बी कंट्रोल। वो कहते हैं जी कौन से हेल्थ इश्यू हो सकते हैं गर्म मौसम में और सर्द मौसम में, ठीक है, और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर, क्या इफेक्ट हो सकते हैं जी हॉट एनवायरमेंट के और कोल्ड एनवायरमेंट्स के। डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, मसल क्रैम्प, मसल आपके जो है वो उनके क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, उनके खिंचाव पड़ सकता है। हीट स्ट्रेस, आपका गर्मी की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, एग्जॉस्शन हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। आपकी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है या वो स्किन जो डैमेज हो सकती है, ठीक है। अब कोल्ड एनवायरमेंट्स में क्या क्या होता है? ये हाइपोथर्मिया, फ्रोस्ट बाइट, स्लिप इंजरीज, फ्रीज बर्न इंजरीज हो सकता है। अगर तो आइस है तो आप स्लिप हो सकते हैं वहां से, ठीक है। आपकी जो बॉडी है टिश्यूज वगैरह वो जम सकते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में इरिटेशन वगैरह हो सकती है, ठीक है। ये कोल्ड एनवायरमेंट की वजह से हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या एनवायरमेंट्स, क्या क्या आपको प्रिवेंटिव मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ सकते हैं। वेंटिलेशन सिस्टम हॉट एनवायरमेंट में लाजमी है, इंसुलेट कर दें, ठीक हो गया। प्रोवाइड कूल रिफ्यूजिस, ठंडा मौसम ठंडा कर दें, जैसे कि एयर कंडीशन वगैरह यूज हो सकता है, ठीक है। पानी का साफ पानी दें, ब्रेक दें उसको, 15 मिनट काम करवा लें, 5 मिनट की ब्रेक दे दें, या आधा घंटा काम करवा लें, 10 मिनट की ब्रेक दे दें। जॉब रोटेशन कर दें, 1 घंटा एक बंदा काम कर ले, 1 घंटा दूसरा बंदा काम कर ले, अगर ज्यादा गर्मी है वहां। और अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग दे, ज्यादा गर्म उसको कपड़े ना दे पहनने के लिए, ठीक हो गया। और कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या है जी, आपको ड्रॉट से बचना चाहिए, ठीक है। कोल्ड सर्विसेज जो हैं उस पर शील्ड लगा लें अगर कोशिश कर सकते हैं तो। पीपीई दे दें उनको अच्छे तरीके के, कवरऑल वगैरह गर्म होने चाहिए, ठीक है।
ब्रेक्स दें उनको, सेम उसी तरह जिस तरह आपने हॉट एनवायरनमेंट में दिया था, रोटेशन, जॉब रोटेशन दे सकते हैं आप, ठीक है। खाना गर्म दें, पानी गर्म दें उनको, ठीक है। अगर ऐसे फ्लोर जाए तो उनको प्लीज़ कोशिश करें कि उसको किसी तरीके से वो फ्लोर जो है स्लिपरी ना रहे। 8.2 है जी, वर्किंग एट हाइट। ये मेन, सबसे मेन चीज जो है, जो कि हैजर्ड कंसीडर होता है हेल्थ एंड सेफ्टी में, वो वर्किंग एट हाइट का है। अब वर्किंग एट हाइट होती क्या है? वो कहता है वर्क एट एनी हाइट वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ फॉल। कोई भी ऐसी हाइट जहां से ऊपर से नीचे गिरने का खतरा होता है, लाइबल टू कॉज पर्सन, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है बंदे को, अनलेस प्रिकॉशंस आर टेकन, जहां तक आप कोई उसके कंट्रोल मेजर्स नहीं ले रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे, उसको वर्क एट हाइट कहते हैं, ठीक है। अब वर्कर्स रिस्क पे कौन कौन से होते हैं? वो कहते हैं स्टील वर्कर्स, स्कैफोल्डर्स भी हो सकते हैं, रूफर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, वेल्डर्स हो सकते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ हो सकता है, पेंटर्स हो सकते हैं, विंडो क्लीनर हो सकते हैं। ये आपको पेपर में, एग्जाम में आपको जब ये पेपर आएगा तो वर्क एट हाइट एक रिस्क होगा, एक हैजर्ड होगा, जिसको आपने डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो वहां से, यहां से आपको हेल्प मिल सकती है कि कौन कौन रिस्क पे कौन कौन है, ठीक है। और मेन रिस्क क्या है जी? वर्कर फॉलिंग, ऑब्जेक्ट फॉलिंग। वहां से वर्कर भी ऊपर से नीचे गिर सकता है और ऊपर से उसके हाथ से कुछ चीज भी गिर सकती है। और उसकी वजह से होगा क्या? डेथ हो सकती है, स्पाइनल इंजरी और नेक इंजरी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में चोट आ सकती है, या कोई उसकी बोन टूट सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। वर्टिकल डिस्टेंस, सीधे जो डिस्टेंस होता है उसमें वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। फॉल फ्रॉम एनी हाइट कैन कॉज इंजरी। अगर वो किसी भी हाइट पे खड़ा है तो वो इंजरी हो सकती है, ठीक है। अगर वो किसी भी हाइट से गिरेगा तो इंजरी हो सकती है। वर्टिकल डिस्टेंस इज ओनली वन फैक्टर, ये तो एक फैक्टर है वर्टिकल डिस्टेंस जो है। फॉल्स ऑफ लेस देन 2 मीटर कैन कॉज डेथ और मेजर इंजरी। अगर 2 मीटर से नीचे भी हो तो उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है अगर ऊपर से गिर जाए। यानी 2 मीटर, अगर आप 7 फुट को लगा लें, 7 फुट के बराबर अगर वो बंदा ऊपर से नीचे गिर जाए तो उसकी वजह से मौत वाकया भी हो सकती है या कोई मेजर इंजरी भी हो सकती है। रूफ्स, रूफ वर्क इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। छत पे काम क्या क्या हो सकता है जी? कि मेंटेनेंस हो सकती है उसकी, या उसको बनाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। वर्टिकल डेंजर अराइज विद 2 टाइप्स, तो 2 टाइप के खतरे हो सकते हैं, फ्रेजाइल रूफ्स या स्लोपिंग रूफ। स्लोप बनी हो फिर भी, और जब फ्रेजाइल रूफ हो तब भी, ये 2 चीजें खतरनाक हो सकती हैं। रूफ स्ट्रक्चर नॉट डिजाइन टू कैरी लोड, वो जो ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है कि आप लोड को कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके साथ सीमेंट भी हो सकता है, एस्बेस्टॉस हो सकता है, ये ग्लास, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, ये हैजर्ड्स हो सकते हैं साथ। और जो स्लोपिंग रूफ्स है उसकी जो पिच है जो बनी हुई, वो ग्रेटर देन 10 एंगल से ज्यादा होती है उसकी पिच। और इंजरी मेड वर्स बाय एक्सेलरेशन डाउन रूफ, अगर वहां से ऊपर से बंदा नीचे गिर जाता है किसी तरीके से तो फिर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इंजरी हो सकती है उसको। रिस्क फैक्टर्स फॉर वर्क एट हाइट, क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जी? डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल्स, अनप्रोटेक्टेड एज, अनस्टेबल एक्सेस इक्विपमेंट, वेदर, फॉलिंग मटेरियल। मटेरियल्स का किसी नाकस मटेरियल हो सकता है ऊपर, जो कि गिरने की वजह या मटेरियल गिरने की वजह से हो सकती है। जो एजेस हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, गार्ड रेल नहीं है उसको, ठीक है। एक्सेस जो है उस इक्विपमेंट की वो अनस्टेबल नहीं है। वेदर बहुत पुअर है, बारिश हो रही है, तूफान आ गया है, आंधी वगैरह चल रही है, ठीक है। या कोई मटेरियल फॉल कर सकता है ऊपर से, क्रम्बलिंग ब्रिक वर्क, लूज टाइल ऊपर से गिर गई, कोई मटेरियल जो है इसका फोल्डिंग का वो स्टोर नहीं किया था आपने, ऊपर से गिर गया। पूर हाउसकीपिंग हो सकती है। प्लेटफॉर्म जो है उसके अंदर गैप हो सकते हैं, इस वजह से वो ऊपर से नीचे गिर गया। अनप्रोटेक्टेड एज की वजह से वो नीचे गिर सकता, गार्ड रेल वगैरह ना हो, ठीक है। या कोई नीचे से कुछ चीज ऊपर फेंकता है या ऊपर से कोई नीचे चीज फेंकता है, उसकी वजह से इसको लग सकती है, वो चोट लग सकती है।
ग्रुप एक्सरसाइज है जी, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग एट हाइट फॉर अ विंडो क्लीनर। एक विंडो क्लीन करनी है, उसके हैजर्ड्स बताएं क्या क्या हो सकते हैं, और डिस्कस द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द रिस्क। आपने उसको रिस्क को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये आपने बताना है। कंट्रोलिंग द रिस्क ऑफ वर्क एट हाइट, कैसे जी रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, अवॉइड वर्क एट हाइट। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स और लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स मेजर्स होते हैं, ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम एलिमिनेटिंग टू लास्ट पीपीई। उसमें क्या है जी, पहले वो कह रहे हैं कि आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, काम ही ना करें वर्क एट हाइट पे। अगर वो नहीं जरूरी है तो फिर आप कोशिश करें कि आप प्रिवेंट फॉल्स, आप बचें कि ऊपर से गिरे ना। अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर आप डिस्टेंस जो है ना वो कम कर दें, ठीक है, ताकि उसके गिरने के, अगर गिर भी जाए बंदा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके असरात कम हो जाएंगे। कलेक्टिव प्रोटेक्शन ओवर पर्सनल प्रोटेक्शन व्हेन अप्लाइंग द लॉस टू कंट्रैक्ट। Prioritize collective protection over personal protection when applying the last two controls. आपने कोशिश करनी है कि जो प्रोटेक्शन है उसको आपने पर्सनल प्रोटेक्शन पे तरजीह देनी है जब अगर आपने लास्ट टू कंट्रोल अप्लाई करना। अवॉइडिंग वर्क एट हाइट, मॉडिफाई द वर्क प्रोसेस। कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं वर्क एट हाइट को? या तो वर्क प्रोसेस आप मॉडिफाई कर लें, कोशिश करें कि ग्राउंड लेवल से काम कर लें, या मॉडिफाई डिजाइन को चेंज कर लें, ठीक है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर वो कहते हैं जी फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन सिलेक्टिंग कंट्रोल मेजर। क्या फैक्टर्स को आपको ने कंसीडर करने, कौन कौन से अनासर हैं जिनको आप कंसीडर करेंगे कंट्रोल मेजर के लिए? आपने नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ टास्क, काम करने की नोयत और कितना उसको टाइम लग सकता है। कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्कर, वर्कर कॉम्पिटेंट है भी कि नहीं है, स्किल्ड वर्कर है या नहीं है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये देखना आपने। ट्रेनिंग उसको जरूरत तो नहीं है वर्क एट हाइट पे काम करने की। आप प्लानिंग एंड सुपरविजन चाहिए इसके लिए, ये देखना पड़ेगा आपको। एक्सेस और एग्रेस जो है, मीन ऑफ एक्सेस एंड एग्रेस जो है वो आपने देखना है कि आने जाने का रास्ता, निकलने का रास्ता वो ठीक है कि नहीं ठीक। सूटेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड इट्स मेंटेनेंस एंड प्रीयूज चेक, आपने चेक्स देखने हैं उसके इक्विपमेंट के, वो पूरे किए कि नहीं किए। पीपी की रिक्वायरमेंट्स देखनी है आपने, वो उन्होंने हेलमेट वगैरह पहने हुए कि नहीं, हार्नेस बेल्ट पहनी हुई कि नहीं पहनी हुई है, शूज सेफ्टी शूज पहने कि नहीं पहने हुए, ग्लव्स यूज करें कि नहीं करें, ये देखना आपने। वेदर कंडीशन देखनी है आपने कि बारिश वगैरह या आंधी या पुअर लाइटिंग ना हो, ये भी देखनी है आपने। उस वर्कर ने जिसने काम करना है उसकी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन तो ठीक है ना, ये ना हो ऊपर जाए तो ऊपर से खुदा ना खासा वैसे चक्कर आ गया उसको गिर जाए, ठीक है, ये ना हो। और रेस्क्यू प्लान की जरूरत तो नहीं है वहां, अगर तो कम्प्लेक्स है वर्क एट हाइट तो फिर तो आपको रेस्क्यू प्लान की भी जरूरत पड़ सकती है। और आपने जो कानून है, रेगुलेशंस हैं, उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट लाजमी करना पड़ेगा आपको। ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी देखना पड़ेगा। प्रिवेंटिंग फॉल्स एंड फॉलिंग मटेरियल, कैसे जी आप बच सकते हैं ऊपर से गिरने से, और मटेरियल कैसे आप बचा सकते हैं? वो कहता है प्रॉपर प्लानिंग एंड सुपरविजन ऑफ वर्क। आपको प्लानिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी और सुपरविजन करनी पड़ेगी ताकि आप ऊपर से गिरे ना, या आपका मटेरियल ऊपर से ना गिरे। Those responsible for such work should be experienced and should use their knowledge to ensure. जो भी बंदा काम का रिस्पॉन्सिबल है उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और उसको नॉलेज भी होना चाहिए। किस चीज का? द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ करेक्ट एक्सेस इक्विपमेंट, आपने प्रॉपर इक्विपमेंट यूज करना है और उसकी पहुंच भी आपके पास ठीक होनी चाहिए। टूल्स और मटेरियल जो है वो करेक्ट होना चाहिए उसकी, ठीक है, प्रोविजन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए आपको, इंस्ट्रक्शन आपने देनी है काम की और ट्रेनिंग देनी है आपको, आपने वर्कर्स को। आपको रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन आपको वर्क प्लेस की करनी पड़ेगी,
इक्विपमेंट की करनी पड़ेगी और वर्क मेथड देखना पड़ेगा आपको। और कोशिश करें कि बैड वेदर पे आप काम ना करें, अवॉइड करें इसे। प्रिवेंटिंग फॉल एंड फॉलिंग मटेरियल, फॉल्स हायरार्की, क्या जी सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म, कोशिश करेंगे सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म मिल जाए। प्रॉपर्ली इंस्टॉल सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट, जो सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट है जैसे कि स्कैफोल्डिंग होती है मेन चीज, वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, ठीक है। इक्विपमेंट टू अरेस्ट फॉल्स, इक्विपमेंट जो भी यूज करेंगे उसके साथ आप अपने आप को अरेस्ट फॉल्स इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉलिंग मटेरियल्स, मटेरियल अगर गिरता है ऊपर से तो क्या उसके लिए करना पड़ेगा आपको, फिट टॉय बोर्ड्स एंड ब्रिक कार्ड्स, आपको ब्रिक कार्ड्स और जो टॉय बोर्ड्स है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर फिर भी रिस्क वेल उधर है तो फिर आपको नीचे जो है वो आप उसको बैरिकेड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि लोग वहां से गुजरे ना। गार्ड रेल्स एंड टॉय बोर्ड, ये क्या क्या होता है जी? गार्ड रेल्स कहते हैं फुली इनक्लोज द अनप्रोटेक्टेड एज, ये अनप्रोटेक्टेड एज को फुली कवर कर देता है। कभी आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो वो गार्ड रेल ही होता है राइट साइड पे जो कि आपको बचाता है गिरने से, ठीक है। यहां भी आप देख सकते हैं गार्ड रेल, इमीडिएट रेल, ठीक है। सिक्योरिटी फिक्स होना चाहिए, हाई इनफ प्रॉपर होना चाहिए, ये नहीं कि छोटा हो बंदा ऊपर से ना गिर जाए, ठीक है। गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए इसके अंदर। टॉय बोर्ड है वो भी प्रॉपर तरीके से फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ब्रिक गार्ड लगा दें, ठीक है। वर्क प्लेटफॉर्म लार्ज इनफ टू अलाउ सेफ यूज, आपको काफी होनी चाहिए ताकि आप काम कर सकें, तो वर्क प्लेटफॉर्म है, ठीक है। छोटा ना हो, कंजेस्टेड ना हो एरिया, ठीक है। कैपेबल टू बियर रिक्वायर्ड लोड्स, ये लोड को बियर कर ले, ये अगर वहां दो बंदे काम कर ले तो उन दो बंदों का लोड वो बर्दाश्त कर ले, ये ना होगा एक बंदा भी खड़ा हो जाए दूसरा बंदा आए तो वो गिर जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लोड बर्दाश्त करे वो, इतना वो कैपेबल होना चाहिए। फुली बोर्डेड होना चाहिए, फुली। एक्सेस इक्विपमेंट, सस्पेंडेड क्रैडल, फुली गार्डेड टॉय बोर्ड, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये इसको क्रैडल कहते हैं, जो कि वो के ऊपर बंदे बैठे हुए हैं, वो क्या है जी फुली गार्डेड होते हैं वो, और टॉय बोर्ड के ऊपर वो इस टाइम बैठे हुए हैं, इसको कहते हैं सस्पेंडेड क्रैडल। अब वो जी क्या है जी पर्सनल सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट, ये जो इसमें क्या बोट विंड चेयर होनी चाहिए, इसके लाइट शॉर्ट टर्म वर्क के लिए होनी चाहिए, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए होनी चाहिए, ये नहीं कि 6-7 घंटे के लिए वो ऊपर लटके हुए बेचारे, ठीक है। सिमिलर कंट्रोल टू एब सीलिंग, कंट्रोल जो है उसको प्रॉपर तरीके से उसका होना चाहिए। एमरजेंसी रेस्क्यू, अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी खुदा ना खास्ता उसको पड़ जाती है तो क्या रीजन फोर्सेबल इवेंट, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस इवेंट के साथ को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सिंपल पुटिंग अप अ लैडर, आपको लैडर लगानी पड़ेगी ऊपर, या कोई आप मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए, और ट्रेन बंदे होने चाहिए, ठीक है। फॉल अरेस्ट, कलेक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, नेट्स, एयर बैग्स, सॉफ्ट बैग्स, ये फॉल अरेस्ट सिस्टम जो है इसमें आपको क्या क्या एयर बैग्स होने चाहिए, सॉफ्ट बैग्स होने चाहिए और नेट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता वहां से गिर जाता है तो वो बंदा वो बच जाए, ठीक है। पीपी जो है वो सेफ्टी हार्नेस होगी, फुल बॉडी हार्नेस जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है। उसके 2 लैंड यार्ड होने चाहिए, एक साइड पे आप कर दें और दूसरा साइड पे, जो कि एंकर पॉइंट होते हैं, ठीक है। उनको अलग अलग करना है, ये नहीं कि एक ही जगह पे कर दे खुदा न खास्ता दोनों वो भी ऊपर से चीज गिर जाए, बंदा नीचे गिर जाए। ट्रेनिंग मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए और इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन होनी चाहिए। इक्विपमेंट की प्रोविजन, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, क्या जी वर्कर शुड बी ट्रेन टू वर्क एट हाइट सेफली, वर्कर्स को ट्रेन होना चाहिए अगर उसने ऊंचाई पे काम करना है, उसकी ट्रेनिंग होती है वर्क एट हाइट की 1 डे की, वो लाजमी ले ले, ठीक है। और ट्रेनिंग जो होती है वो नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करती है, उसको हैजर्ड्स के बारे में अवेयरनेस लाजमी होनी चाहिए, और क्या क्या एडिशनल ट्रेनिंग में भी रिक्वायर्ड फॉर लॉ ऑफ यूज, अगर उसको मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है कानून के मुताबिक जो
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ ट्रेनिंग की है वो उस हिसाब से हो सकता है वो ज़्यादा हैज़र्डस एरिया हो या कोई इक्विपमेंट यूज़ हो रहा हो तो उसके मुताबिक आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। लैडर्स इंटेंडेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ वर्क के लिए आप काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उसके ऊपर खड़े होकर घंटों नहीं काम कर सकते, ठीक है। इसका रिस्क क्या क्या है जी? फॉल फ्रॉम हाइट, ऊपर से नीचे गिर सकता है, लैडर गिर सकती है, लैडर टॉपलिंग साइड पे गिर सकती है, साइड पे टॉपलिंग हो सकती है। द लैडर बेस स्लिपिंग आउट फ्रॉम द वॉल, जो उसकी बेस है वो स्लिप हो सकती है। ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ऑब्जेक्ट्स जो हाइट से गिर सकते हैं, या ये जो लैडर है वो लाइफ जो आप कह सकते हैं कि ओवरहेड केबल्स होती हैं उनको टच कर सकती है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। सजेस्ट द कंट्रोल मेजर फॉर सेव यूज ऑफ लैडर, क्या जी आप कंट्रोल मेजर सजेस्ट करेंगे लैडर को यूज करने के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी लैडर्स साइटेड अवे फ्रॉम द लाइव ओवरहेड, यानी कि लाइव ओवरहेड जो कि ऊपर से तारें गुजरी हैं बिजली की, उसे आपने साइड पे करना है, ठीक है। सॉलिड फ्लैट बेस, सॉलिड फ्लैट बेस, सॉलिड होनी चाहिए इसकी बेस और फ्लैट होनी चाहिए। आप देख सकते हैं नीचे, ठीक हो गया। वेट सपोर्टेड ऑन स्टाइल्स नेवर ऑन रंग्स, आपने स्टाइल्स जो साथ पे हैं साथ होते हैं उन पे आपने सपोर्ट अपना वज़न डालना है, ना कि रंग्स के ऊपर। जो आप स्टेप्स होते हैं उनके ऊपर आपने नहीं वज़न डालना। करेक्टेड एंगल ये है 1:4 रूल और 75 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये इसका करेक्ट एंगल है, ठीक हो गया। टॉप ऑफ द लैडर अगेंस्ट सॉलिड सपोर्ट, आपने लैडर की अगेंस्ट सपोर्ट जो है वो आपने सॉलिड रखनी है, ठीक है, ताकि ये टॉपलिंग ना हो जाए या गिर ना जाए, स्लिप ना हो जाए। लैडर सिक्योर्ड एट द टॉप और गाय रोप्स अटैच्ड और लैडर शुड बी फुटेड, या तो आप उसको सिक्योर कैसे करना है टॉप से, या तो रोप बांध लें उसको अटैच कर दें, ठीक है, या उसकी फुटेड पे बेस होनी चाहिए। Ladder, top of the ladder should extend 1 meter 5 rungs above stepping off point if used as a mean of access। अगर आपने लैडर को एक्सटेंड करना है 1 मीटर यानी कि 5 रंग्स उसके अंदर करने हैं, तो फिर आपने उसको उस हिसाब से एक्सेस भी देनी है। और एक लैडर के ऊपर एक बंदा ही चढ़ सकता है, 1 एट अ टाइम, 2 बंदे 3 बंदे नहीं चढ़ सकते, ठीक है। और ड्यूरिंग आपने क्लाइंबिंग आपने कोशिश करनी है कि कोई आपके हाथ में चीज़ ना हो, ताकि आपका ध्यान उस साइड पे और आपके स्लिप हो सकते हैं पाँव भी और हाथ भी। मेंटेन 3 पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट, 3 पॉइंट्स कंटैक्ट करने 2 हाथ और पाँव के साथ, ठीक हो गया। वुडन लैडर शुड नॉट बी पेंटेड, और वुडन लैडर जो है वो आपको पेंट करने की ज़रूरत नहीं और ना ही करनी चाहिए। स्टेप लैडर्स, ये स्टेप लैडर की आपके सामने पिक्चर भी है। इंटेंडेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन लाइट वर्क, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसे कि लाइट वर्क है या कोई आप पेंट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन कम टाइम के लिए। अब इसके आप प्रिकॉशंस क्या हैं, बचाव एहतियाती तदाबीर क्या क्या है। डेली इंस्पेक्शन बिफोर यूज़, आपने डेली इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है, इस्तेमाल करने से पहले। फुली ओपन, पूरा खोल लेना है इसको। लॉक डिवाइस इन प्लेस, लॉक लगा देना है, डिवाइस इसमें लॉक्स भी लगे होते हैं साइडों पे, ठीक है, लॉक लगा देना है। लेवल ग्राउंड पे होना चाहिए, ठीक है। और आखिरी जो 2 स्टेप्स है उसके ऊपर आपने काम नहीं करना, अगर आप काम करेंगे तो गिर सकते हैं। और कोशिश करनी है कि ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाना, ठीक है, ओवर रीचिंग नहीं करनी, आगे हाथ नहीं करना, ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना, और साइड वर्किंग पे भी काम नहीं करना, यानी कि आप सीधा काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा राइट साइड पे है, थोड़ा आपको हाथ कैच करना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं करना, आपने अवॉइड साइड और वर्किंग करना है, ठीक है। ट्रेस्टल्स एंड स्टैगिंग बोर्ड्स, अब ट्रेस्टल्स जो है वो उसके बारे में बता रहा है कि इंश्योर ट्रेस्टल्स आर लार्ज इनफ टू अलाउ पैसेज ऑफ इक्विपमेंट मटेरियल। ये ट्रेस्टल्स भी होते हैं जिसके ऊपर बैठ के लोग काम करते हैं, इसकी पिक्चर शायद आगे होगी, दिखाऊंगा आपको।
वो कहता है कि इसके इनफ स्पेस होनी चाहिए इस इक्विपमेंट में, ठीक है। फिर ट्रिप हैजर्ड से आप फ्री होना चाहिए कि ट्रिपिंग ना हो, कुछ चीज़ से आप ट्रिप हो जाएं और नीचे गिर सकते हैं। इसके टॉय बोट्स लगे होते हैं और हैंड रेल्स लाजमी होना चाहिए, ठीक है, फिट होना चाहिए। आपने इसको क्लीन रखना है और गंदगी से बचाना है, ओवरलोड नहीं करना, और इसको फर्म को इरेक्टेड करना है, लेवल ग्राउंड पे करना है, ठीक हो गया। मतलब वो कह रहा है कि इसके ऊपर हाउसकीपिंग होनी चाहिए, ओवरलोड ना करें ज़्यादा, ठीक है। टॉय बोट और हैंड रेल्स को देख लें, इंस्पेक्शन कर लें अच्छी तरीके से फिट है कि नहीं फिट, और ट्रिपिंग हैजर्ड नहीं होनी चाहिए। अब ये इसका फोल्डिंग की बात स्टार्ट कर दी है उन्होंने। इंडिपेंडेंट टाइट इसका फोल्ड्स कैसे होंगे? स्टैंडर्ड्स उसमें होता है, स्टैंडर्ड्स में क्या है, अपराइट और वर्टिकल ट्यूब्स होती हैं लोहे की, स्टील की, ठीक है। उसके वो आप वर्टिकल भी हो सकते हैं और अपराइट्स भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। लेजर्स हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स होती हैं, ट्रांसफॉर्म्स शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स पहले क्रॉस लेजर्स, ये आपको मैं पिक्चर में दिखाऊंगा आगे। ब्रेसिंग होती है, बेस प्लेट होती है, सोल बोर्ड होता है, वर्क प्लेटफॉर्म, गार्ड रेल्स, टॉय बोर्ड, ये मैं आपको आगे पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखें जी, ये जो है ये ट्रांसफॉर्म है, ये ब्रेसिंग है, ये ब्रेसिंग है, ठीक हो गया। इसे वर्टिकल आप ट्यूब भी कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्म ये है, ये पाइप है, ये टम्बर सोल प्लेट है लकड़ी की जो है, ये दो जो लकड़ी की है, ये नीचे वाली बेस प्लेट है जो बिल्कुल नीचे होती है, ठीक है। ये लेजर्स है, ये स्टैंडर्ड है, ये जो ट्यूब है सीधी बिल्कुल, ये टॉय बोर्ड है लकड़ी का जो है, ये टाई करने के लिए है तो टाई, ठीक है। ये गार्ड है, नीचे वाले को इंटरमीडिएट कहेंगे, ऊपर वाले को टॉप रेल गार्ड कहेंगे। ये इसका फोल्ड बोर्ड है, ये सारे के सारे लकड़ी का जो नज़र आ रहा है आपको, इसका फोल्ड बोर्ड है। ये जी बेसिक कंपोनेंट बता दिए। इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्म ये होते हैं, मेन ट्रांसफॉर्म ये है, ये वाला सोल बोर्ड ये है, ये नीचे वाली लकड़ी का जो लेजर्स है, स्टैंडर्ड्स हैं, बेस प्लेट है, ठीक हो गया। ये आप मज़ीद क्लियर बता दिए ब्रेसिंग के बारे में। ये वर्क प्लेटफॉर्म के बारे में बताया हुआ है किस तरह का होता है। ये मेन गार्ड रेल होते हैं, इंटरमीडिएट गार्ड रेल होते हैं, टॉय बोर्ड होते हैं। ये और मज़ीद आपको एक्सप्लेन करने के लिए है कि इंडिपेंडेंट टाइट्स का फोल्ड कैसे करते हैं, थ्रू टाई, रिवील टाई, ठीक है। ये गार्ड रेल ये ब्रिक गार्ड है, इंटरमीडिएट गार्ड का फोल्ड, टॉय बोर्ड ये है, ये लकड़ी का होता है, साइडों पे लगाते हैं ताकि वहाँ से बंदे का कोई पाँव वगैरह नीचे स्लिप ना हो जाए। स्कैफोल्ड प्लैंक ये जिसके ऊपर आप चलते हैं, लकड़ी का होता है। ये भी ट्रांसफॉर्म नीचे वाला जो उसने पाइप लगाया जो सपोर्ट दी हुई है स्कैफोल्डिंग प्लैंक को। डायगोनल फेकेट ब्रेस है, ये लेजर ब्रेस है, ये लेजर्स हैं, ये आपके सामने स्टैंडर्ड ये हैं, और बेस प्लेट सोल प्लेट्स ये वाले हैं। अब इस पर मजीद क्लियर कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब वो एक आपके लिए ग्रुप डिस्कशन है। स्कैफोल्ड हैज collapsed in a busy town center. Give reason why this might have happened. एक स्कैफोल्डिंग है, वो एक बिजी टाउन एरिया है, सेंटर है, जहाँ के शॉपिंग वगैरह भी होती है, लोग चहलकदमी करते हैं, वहाँ कोलैप्स हो गई है। वो कहते हैं रीज़न बताएं क्या हो सकती है। अब इंडिपेंडेंट टाइट्स का फोल्ड के बारे में बता रहे हैं कि क्या हो सकती है वजह। ओवरलोड हो सकती है, ग्राउंड सॉफ्ट था इस वजह से होगी। इसका फोल्ड प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं होगी, ब्रेसिंग अनसफिशिएंट दिए होंगे उसके, या स्टैंडर्ड्स जो थे ट्यूब सीधी वो नहीं राइट सही उसका एंगल नहीं बना, या स्टैंडर्ड्स जो थे वो बेंट हो चुके थे, डैमेज हो गए थे, या हाई वेट स्पीड भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इनकरेक्ट कपलर्स लगा दिए हों, और ये भी हो सकता है कि किसी गाड़ी ने उसको हिट किया हुआ वो सारी इसका फोल्डिंग जो है कोलैप्स हो गई है, या किसी इनकम्पिटेंट बंदे ने उसको इरेक्ट किया है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इसका फोल्डिंग को इंस्पेक्ट नहीं किया हुआ। ये जी मोबाइल टावर्स का फोल्ड है, ये भी टेम्परेरी होता है प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन इसमें ये है कि ये बनी बनाई होती है, इसको अपने बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी रिस्क क्या होते हैं? मोबाइल फॉल फ्रॉम वर्क प्लेटफॉर्म,
ऊपर से नीचे गिर सकता है, ऑब्जेक्ट फॉलिंग, कोई ऑब्जेक्ट गिर सकता है ऊपर से नीचे, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, ओवरटर्न, टॉपलिंग यानी गिर सकती है, अनइंटेंडेड मूवमेंट ऑफ व्हील्स, इसके व्हील लगे होते हैं लेके आने जाने के लिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि व्हील जो है वो हो सकता है कि ना सही तरीके से लॉक किए गए हों और चलना शुरू हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ऊपर कोई तारें हैं बिजली की, ठीक है, उसके साथ कांटेक्ट भी हो सकता है। अब हमने प्रिकॉशन कैसे करने हैं, इसको बचाना कैसे है। वो कहते हैं जी कि गार्ड रेल्स जो है ना वो प्रॉपर तरीके से लगाए जाए, ओवरलोड ना किए जाए, जो इसकी व्हील्स हैं वो लॉक हो, ठीक हो गया, और फर्म जो है वो लेवल ग्राउंड पे हो, ठीक है। पीपल मटीरियल ऑफ मोबाइल टावर व्हेन मूव्ड, लोग सामने ना आए या मटीरियल बीच में ना आए जब उसको आप मूव करें, आगे पीछे कर दें, ठीक है। अवॉइड ओवरहेड, ऊपर ज़्यादा ना लेके जाएं, कोशिश करेंगे ज़्यादा ऊंचाई में ना जाए वो। आउट ट्रिगर्स यूज़ हों, वो आउट ट्रिगर्स इसलिए होते हैं कि ये मूवमेंट ना करे, ठीक है, सहारा मिल जाए इसको, मूवमेंट ना करे, जैसे लॉक कर दिया जाता है ना वैसे ही आउट ट्रिगर्स भी होते हैं। और टावर के आउटसाइड पे आप क्लाइंब नहीं कर सकते, ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए, और टावर जो है वो एक्सीड ना हो, उसकी बिल्कुल रेशियो के मुताबिक हो जो आपने काम करना है, और टावर को आपने इंस्पेक्ट लाजमी करना है काम के दौरान, और रूटीनली उसको इंस्पेक्शन करनी है। मोबाइल एलिवेटिंग फॉर प्लेटफॉर्म, ये क्या होता है जी, वो कहता है जी ये आपके सामने पिक्चर है, कभी आपने मैन लिफ्ट देखी होगी, ये मैन लिफ्ट को भी इसवी कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसका रिस्क क्या होता है कि बंदा गिर सकता है, ऑब्जेक्ट गिर सकता है, कोई हाथ से कोई टूल वगैरह गिर सकता है, हैमर वगैरह कोलैप्स कर सकती है ये, ठीक है, किसी के साथ टच होगी या कोलैप्स होगी, उल्ट सकती है, ओवरटर्न हो सकती है, ये भी हो सकता है कि लाइव लाइंस ऊपर गुजरी हैं उसके साथ आपको शॉट लग सकती है, और ये जो इंट्रैपमेंट ऑफ किसी स्ट्रक्चर के साथ हिट कर सकती है ये, ठीक है, और किसी स्ट्रक्चर के साथ इसको ये शेयरिंग भी हो सकती है, यानी उसकी ट्रैप हो सकती है उसके साथ, और ये भी हो सकता है कि अनऑथराइज बंदा यूज़ कर रहा हो उसको, ये भी रिस्क है। और इसके सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या है, फर्म जो है वो ग्राउंड लेवल के मुताबिक, ये देखिए आप, इसकी व्हील्स भी हैं, इसकी भी आउट ट्रिगर्स होते हैं, और इसको लॉक भी किया जाता है, ठीक हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन से क्लियरेंस होनी चाहिए, कोई ऊपर ओवरहेड केबल्स ना हो, ये देखना है आपने। काम के दौरान इसको बैरिकेड कर दें, यानी इर्द गिर्द इसकी टेप लगा दें, रेड टेप कि यहाँ काम हो रहा है, तो प्लीज़ इसके पास ना आए। और व्हीकल्स और पीपल्स के वही जो मैंने बता दिया आपको कि इसको टेप कर दी जाए ताकि वो कोई व्हीकल भी वहीं से गुजरे ना। गार्ड रेल जो है वो रिमूव कर दें, गार्ड रेल से रिमूव नहीं करने आपने, ठीक है, उसको मॉडिफाई नहीं, खुद नहीं करना। हार्नेस और लैंड यार्ड जो है उसको यूज़ करें रिस्क असेसमेंट के लिए, और इसको आपने इसके डिज़ाइन के मुताबिक चलाना है, इस तरह नहीं क्रैडल रेस नहीं करना है, इसके ऊपर जगह देनी है, इस तरह ना हो कि कोई ऊपर आगे से ईंट आ जाए या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जिसके ऊपर से कोलैप्स हो सकती है, ठीक है। ओवरलोड नहीं करना, आउटरिगर्स का यूज़ करना है, इसका इंस्पेक्ट करनी है, पहले काम करने से पहले इसको इंस्पेक्ट करें, अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो मेंटेनेंस करें इसकी, ट्रेन बंदा जो ऑथराइज स्टाफ है वो इसको यूज़ करें। लीडिंग एज प्रोटेक्शन, unprotected edges that are created and move as work progress। अनप्रोटेक्टेड एजेस होते हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स में, ठीक हो गया, तो जिसकी वजह से या तो मटेरियल फॉल करता है या बंदा फॉल कर जाता है ऊपर से। तो वो कहता है जी व्हेन फिक्सिंग रूफ शीट टू अ स्टील फ्रेम बिल्डिंग, अगर आपने रूफ शीट जो है स्टील की वो उसको बिल्डिंग के ऊपर लगानी है, फिक्स करनी है, तो उसके साथ अनप्रोटेक्टेड एज लाजमी होंगे, ठीक है। सेफ्टी नेट इन द प्रेफर प्रोटेक्शन सिस्टम,
सेफ्टी नेटिंग सिस्टम होता है, वो अगर यूज़ किया जाए तो उससे बचा जा सकता है, ठीक है। और ये सेफ्टी नेटिंग प्रोवाइड्स कलेक्टिव प्रोटेक्शन, ये पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देता है। सेफ्टी नेट्स के बारे में बता रहा है कि ये लाजमी जो है इसको क्लोज करना चाहिए जितना वो हो सकता है, ठीक है। securely attached and will withstand a person falling onto them। आपने इसको अटैच करना है और इसके साथ आपने पर्सन को, ताकि ऊपर से नीचे गिर ना सके, इंस्टॉल करें और मेंटेन करें कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ। इंस्पेक्शन ऑफ एक्सेस इक्विपमेंट, इंस्पेक्शन जो है वो भी इंस्पेक्टेड हो, शुड बी इंस्पेक्टेड वेल फर्स्ट। पहले इसको कब इंस्पेक्शन करनी है, जब पहली मरतबा इसको इरेक्ट कर दें, ठीक है। फिर जब इसको अल्ट्रेशन करें, जब इसकी अल्ट्रेशन करें तब ज़रूरत पड़ती है इंस्पेक्शन की। और कोई खुदा न खासा इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाए तब इसकी ज़रूरत पड़ती है इंस्पेक्शन करने की, सच एज प्रोडक्टली। और हर 7 डेज़ के बाद मैंडेटरी होती है ये। इंस्पेक्शन कैसे की जा सकती है एक्सेस इक्विपमेंट की, कौन कौन से पॉइंट आपने कंसिडर करने हैं जब आपने इंस्पेक्शन करनी है। कंडीशन ऑफ ट्यूब्स, आपने ट्यूब्स जो है ना, पाइप जो है, उसकी आपने कंडीशन देखनी है। और इसको देखने का ये ब्रेसिंग कैसे की गई है, टाई कैसे किया हुआ इसको, प्लेटफॉर्म की, वर्क प्लेटफॉर्म की कंडीशन देखनी है। एज प्रोटेक्शन देखनी है आपने, कितने बाहर निकले हुए हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ग्राउंड कंडीशन देखनी है इसकी। और सेफ एक्सेस देखना है कि सही तरीके से ऊपर बंदा पहुँच सके नहीं। और सेफ वर्किंग लोड, जो वर्क लोड है वो सेफ तरीके से होना चाहिए। अब वो कहता है प्रिवेंशन ऑफ फॉलिंग मटेरियल थ्रू अ सेफ स्टैकिंग एंड स्टोरेज। अगर हाउसकीपिंग प्रॉपरली मैनेज नहीं हो सकती तो क्या होगा, आप सेफ मूवमेंट, हाइंडर सेफ मूवमेंट अराउंड द वर्क प्लेस। हाउसकीपिंग की वजह से बहुत बड़ी कावट है सेफ मूवमेंट की, ठीक है। ये लाइट को ब्लॉक भी कर सकता है, रोशनी आ रही है तो अगर आपकी हाउसकीपिंग ठीक नहीं है तो काफ़ी चीज़ें लाइट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। आप एक्सेस जो है उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। स्टैक एंड पाइल्स कैन प्रेजेंट डेंजर ऑफ कोलैप्स, और कोई जो मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है वो गिर सकता है, कोलैप्स हो सकता है, तो ये ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। और जो सामान है वो किसी के ऊपर भी गिर सकता है, ठीक हो गया। सफिशिएंट स्पेस नीडेड फॉर स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, ये देखना कि स्टोरेज जो है ना, सफिशिएंट स्पेस नीडेड फॉर स्टोरेज ऑफ मटेरियल। स्टोरेज जो है वो करना, अगर आपने मटेरियल को, तो वो क्लियरली बताया जाए कि ये डिफाइन किया जाए कि यहाँ हमने ये माल, ये मटेरियल स्टोर किया हुआ है, ठीक हो गया। और डिफरेंट एरियाज़ फॉर डिफरेंट आइटम्स, ये नहीं होना चाहिए कंबस्टेबल मटेरियल जिससे आग लग सकती है या कोई ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो आपने दूसरी चीज़ों के साथ डाल दिया ताकि नुकसान ज़्यादा हो जाए। आपने सेपरेट कर देना है। गैस के सिलेंडर है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आग लगने का ख़तरा हो सकता है, उसको अलग कर दें, बाकी जो सामान है उसको अलग कर दें, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ सर्टेन मटेरियल एंड सब्सटेंसेस, ये वही बात बता रहा है जो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। क्लीन एंड टाइडी एरियाज रूटीन इंस्पेक्टेड, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है और इंस्पेक्शन करनी है उसकी। वार्निंग साइन लगा दें और कोई एक्टिविटीज़ ना करें स्टोरेज एरिया में। स्टैकिंग क्या होता है, जो मटेरियल होता है जो इकट्ठा जो किया होता है मटेरियल ना, आपने देखा कोई साइड पे इसका फोल्डिंग का मटेरियल भी होता है और भी कोई टूल्स वगैरह पड़े होते हैं। तो क्या होता है जी, ई स्टैक फॉर वन मटेरियल ओनली, आपने स्टैक पे एक मटेरियल ही यूज़ करें, ज़्यादा ना करें, ठीक है। उसकी हाइट जो है उसको मैक्सिमम तौर पे ले जाएं ताकि जगह बच जाए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। स्टैक शुड बी वर्टिकल होना, सीधे तौर पे होना चाहिए। अगर वुडन प्लैंक्स हैं तो उसको सीधा स्ट्रेट पे तौर पे कर दें, ठीक है। और पैलेट की शक्ल में हो जाए वो, और दरमियान में से गुजरने का रास्ता भी हो, ठीक है। और स्टैक जो है उसको ऐसे करना है कि वो व्हीकल से स्ट्रक ना हो,
ये ना हो कि कोई फोर्कलिफ्ट या कोई और गाड़ी उसको टच करे और गिरा दे। 8.2 मॉड्यूल हो चुका है जी। एक्सरसाइज है जी, व्हाट आर द मेन हैजर्ड्स व्हेन कैरिंग आउट रूफ वर्क। आपने ऊंचाई पे काम करना है तो क्या हैजर्ड होंगे, और स्टेप्स क्या है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल, कैसे हम वर्किंग एट हाइट से बच सकते हैं, ठीक है। प्रिकॉशन क्या है जब आपने लैडर यूज़ करनी है, और कौन से फैक्टर है जो वजह बन सकते हैं स्कैफोल्ड कोलैप्स करने के। वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है जी, कहते हैं एनी प्लेस इंक्लूडिंग एनी चैम्बर, ट्रैंक, वैट, सिलो, पिट, ट्रेंच, पाइप, सेवर, फ्लू, well or other similar space in which by virtue of its enclosed nature there arises a reasonable foreseeable specified risk। ऐसी प्लेस जिसके अंदर आप समझते हैं कि जी कोई किसी किस्म का रिस्क मौजूद है जो नज़र भी आ रहा है, ठीक हो गया। वो टैंक भी हो सकता है, चैम्बर भी हो सकता है, वैट भी हो सकता है, सिलो भी हो सकती है, पिट भी हो सकती है, ट्रेंच भी हो सकता है, ठीक है, पाइप भी हो सकते हैं। ऑयल एंड गैस में क्या होते हैं, पाइप होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि टैंक्स होते हैं, ठीक है। उसमें एक स्पेसिफिक रास्ता होता है गुजरने का, एंट्री का भी और एग्जिट का भी, ठीक है। एक ही जगह से आप एंटर हो सकते हैं और उसी जगह से एग्जिट का होता है, लेकिन उसमें हैजर्ड्स होते हैं, हैजर्ड्स रिस्क होते हैं जो कि आपकी लाइफ को थ्रेट करते हैं, उसको हम कन्फाइंड स्पेस एंट्री बोलते हैं। अब वो कहते हैं जी कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। फायर और एक्सप्लोजन, आग लग सकती है, जो धमाका हो सकता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम गैस, फ्यूम्स, वेपर, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब गैस की वजह से आप बेहोश हो सकते हैं, फ्यूम्स की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, या ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकते हैं। ड्रोनिंग, डूब सकते हैं अगर वहाँ पानी है ज़्यादा। एस्फिक्शियन, इंट्रैपमेंट इन फ्री फ्लोइंग सॉलिड, आप बेहोश हो सकते हैं या आप एक किस्म का कोमा में जा सकते हैं अगर कोई कहीं आप फंस गए हैं तो। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, या आपकी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आप बेहोश हो सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हमने असेस करनी है। पहले तो हमें कन्फाइंड स्पेस की जनरल कंडीशन देखनी है, जिसके अंदर प्रीवियस कंटेंट्स कौन कौन सा है इसके अंदर, ठीक है, रेजिड्यूज क्या है वो देखने हैं हमने। कॉन्टामिनेशन कौन से हैं, ऑक्सीजन डेफिनेशन चेक करनी है हमने, ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। फिज़िकल डायमेंशन देखनी है उसकी, कि हम अंदर जा सकते नहीं जा सकते। और हमने जो देखना है कि असल में उसके अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर चीज़ें क्या क्या हैं, करने के जा रहे हैं हम लोग काम, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। और हैजर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, केमिकल को क्लीन करना, या सोर्स ऑफ इग्निशन वगैरह, या इंक्रीज टेम्परेचर हो गया। हैजर्ड फ्रॉम आउटसाइड द स्पेस क्या हो सकता है, इंग्रेस ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि कोई सब्सटेंस वगैरह कोई मतलब अंदर ना आ जाए, कोई किसी किस्म का केमिकल या कोई चीज़ ऐसी। और एमरजेंसी रेस्क्यू, ये अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ से निकलना कैसे, ये हैजर्ड हो सकते हैं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर एंट्री, सेफ सिस्टम कैसे बनेगा जी, वो कहता है जी कोशिश तो करें कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम ही ना करें अगर पॉसिबल है तो, या रिस्क असेसमेंट कर दें, या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप कर लें, एमरजेंसी अरेंजमेंट लगा लें। एमरजेंसी अरेंजमेंट में फर्स्ट एडर हो गया, फायर सेफ्टी वाला हो गया, रेस्क्यू टीम हो गई, ठीक है, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स हो गए, ये आप डेवलप करें इसका, ठीक है। परमिट टू वर्क इस्तेमाल करें, उससे पता लग जाता है काफ़ी चीज़ें, काम क्या है और हैजर्ड क्या क्या है इसके, ठीक है, और कैसे बचा जा सकता है। और ट्रेंड और कॉम्पिटेंट बंदा उसको करेगा। अब सेफ सिस्टम वर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सुपरविजन आ जाती है, कॉम्पिटेंसी आ जाती है, बंदा कॉम्पिटेंट हो, कम्युनिकेशन होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग और मॉनिटरिंग हो एटमॉस्फेयर की, ऑक्सीजन है या नहीं है, लाइट है या नहीं है, ये चीज़ें देखनी है। गर्मी है, सर्दी तो नहीं है, ये चीज़ें देखनी है इसके अंदर। वेंटिलेशन सिस्टम कैसा है, और कोई
इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है, मैकेनिकल के जो रेजिड्यूज़ हैं उसको रिमूव किया कि नहीं किया, आइसोलेशन कर दी उसकी कि नहीं की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के इंस्ट्रूमेंट्स के ये भी हैज़र्ड है, ठीक है। पीपीई वगैरह पूरी पहनी हुई कि नहीं पहनी हुई, एक्सेस और एग्रेस, अंदर जाने का बाहर जाने का रास्ता वो देखना है, आग से बचा जाए ये भी देखना आपने, ठीक है। लाइटिंग कैसी है, प्रॉपर है, ये चीज़ें देखनी है आपने। और सूटेबल ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि लोगों के लिए वो ठीक है जगह जाने वाली। और एमरजेंसी रेस्क्यू प्रोसीजर देखने हैं। लोन वर्किंग क्या होता है जी? कि लोन वर्किंग वो होती है कि अगर अकेला आदमी काम कर रहा है, उसकी कोई सुपरविजन नहीं है, कोई उसको किसी से बातचीत नहीं हो रही, वो लोन वर्कर होता है। अब वो कहता है जी इसकी रिस्क असेसमेंट कैसे कर सकते हैं? कहते हैं जी वर्कर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर कोलीग्स, जो कि वर्कर्स अपने कोलीग से सेपरेट है, ठीक है, और उनकी कोई मदद नहीं होती। अगर कोई खुदा ना खासा उसके साथ कोई रॉन्ग हो जाए, कोई हादसा हो जाए, ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है कोलीग के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है। एक उसकी वजह क्या है कि एक तो वो आपकी आंखों के सामने नहीं होते इसलिए, और आप उन्हें सुन नहीं सकते इस वजह से। अब सेफ सिस्टम क्या है कि कोशिश करें कि हाई रिस्की एक्टिविटीज़ पे लोन वर्कर ना हो, जैसे कन्फाइंड स्पेस है या लोन वर्कर काम ना कर रहा हो, ठीक है, उसकी सुपरविजन किस तरीके से की जाए, ठीक है। और उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए कि कहाँ है, मोबाइल फ़ोन दे दें उसको या रेडियो दे दें, यानी अब जैसे वॉकी टॉकी कहते हैं वो दे दें, ठीक है। लोन वर्कर को अलार्म सिस्टम की असिस्टेंस दे दें, ठीक है। प्रोसीजर जो है वो बना दें लोन वर्कर का, एमरजेंसी प्रोसीजर बना दें, ठीक है, और ट्रेनिंग दे दें इनको वर्कर्स को। अब अगला है जी स्लिप्स एंड ट्रिप्स हैजर्ड्स। कहता है जी डिफरेंस क्या है स्लिप हैजर्ड और ट्रिप हैजर्ड में? एग्जांपल दें एक। स्लिप हैजर्ड जो होता है वो स्मूथ फ्लोर सर्विसेज में इनहेरिटली स्लिपरी, जो फ्लोर्स होते हैं उनमें ऑलरेडी स्लिपरी होती है, पत्थर लगा होता है या कोई टाइल्स लगी होती हैं, वो ऑलरेडी स्लिपरी होती हैं, ठीक है, बाय इनहेरिट। तो वो अगर वेट हो जाए तो फिर ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, तो उसमें स्लिप हैजर्ड का ज़्यादा ख़तरा होता है। या कॉन्टेमिनेशन, यानी कि कोई किसी किस्म का फ्यूल वहाँ गिर गया या ऑयल गिर गया है, स्लिपरी है, ठीक है। या फ्रोस्ट एंड आइस, बर्फ़ वगैरह कोई है, वो भी स्लिपरी एरिया हो सकता है। ट्रिप में क्या हो सकता है? वो कहता है अनइवन और लूज फ्लोर सर्विसेज, सर्विस जो थी वो अनइवन थी, ठीक है, वो उसका पाँव लगा तो वो नीचे गिर गया, या केबल की वजह से केबल ग्राउंड पे थी उससे ट्रैप हो गया, या ऑब्जेक्ट्स को पड़े हुए थे फ्लोर पे, इस वजह से। अब इसको मेजरमेंट, इसको कंट्रोल मेजर कैसे करना है? अब इसका कंट्रोल मेजर्स फॉर स्लिप एंड ट्रिप्स ये कैसे होगा? कहते हैं ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट को होना चाहिए कि पहले तो हैजर्ड को एलिमिनेट कर दे, सेफ प्लेस जो है वो दे दे, और सेफ पर्सन के लिए क्रिएट करे, यानी कि उनको सेफ तरीके से ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, या उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट जो होगी उसमें क्या कंसिडर करना आपने कि आपने नॉर्मल जो मूवमेंट हो रही है साइड पे वो देखनी है, ठीक है, और प्रिडिक्ट करनी है अब नॉर्मल मूवमेंट जो ठीक नहीं हो रही, एक्सीडेंट हिस्ट्री देखनी पड़नी, वेदर कंडीशन देखनी है, और रिक्वायरमेंट्स, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स ये चेक करना है कि कौन कौन सी चीज़ों को रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है जी। अगला है जी स्लिप रेजिस्टेंट सर्विसेज, दीज विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पीपल। अब इस पर क्या होगा, ये बंदे के नंबर कितने हैं, 500 बंदा काम कर रहा है, 1000 बंदा काम कर रहा है, ठीक है। फुटवेयर, शूज़ कौन से पहने हुए उसने ये देखना है। वियर एंड टेयर, क्या पहना हुआ है और क्या नज़र आ रहा है ये देखना है आपने। स्पिल्स एंड कंटेमिनेशन, कोई फ्लोर पे ऑयलेज लीक तो नहीं हुआ, स्पिल तो नहीं है पड़ा हुआ। एनवायरनमेंट कंडीशन, और एनवायरनमेंट कंडीशन कैसी है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। स्पिलेज कंट्रोल एंड ड्रेनेज, इसमें क्या चीज़ें देखिए कि आपने अगर तो वो जनरेटर से निकल रहा है स्पिलेज हो रही है, या किसी गाड़ी से हो रही है, या कहीं किसी और वजह से हो रही है, किसी इक्विपमेंट से हो रही है, तो उसकी मेंटेनेंस करवाएं, फिर इंस्पेक्शन करें उसकी, ठीक है, और उसको आप फ़ौरन करें, उसको स्पिलेज को, लीकेज को वहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। अब इसके अंदर बिहेवियर कंट्रोल्स भी हैं, ये भी देखने हैं क्या क्या है। फिर ड्रेन कर दें सिस्टम को, वेटी फ्लोर को
क्लियर कर दें, शावर क्लीन कर दें पानी के साथ, ठीक हो गया। अब ये एसेंशियल है इन मैनी वर्क प्लेस, बहुत सारी जगह पे ये जरूरी है इसको ठीक करना, ठीक है। ये देखना कि पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले बंदे हैं वो उनके लिए एक डिज़ाइन कर दें एरिया कि यहाँ से गुजरना है, दूसरी जगह से नहीं गुजरना, ठीक है। और पेडेस्ट्रियन का जो एरिया है वो फ्री फ्रॉम हैजर्ड होना चाहिए, ठीक है। और डेजिग्नेटेड बाय गार्ड रेल्स, कर्ब्स, पेवमेंट मार्किंग, कोशिश करें गार्ड रेल लगा दें, नहीं तो उनको निशानदेही कर दें, मार्किंग कर दें यार ये इस पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है। अब साइंस के बारे में बता रहा है, यूज ऑफ साइंस एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। साइंस क्या क्या है, आपने 4 किस्म के साइंस देखे होंगे, जिसमें प्रोहिबिशन है, मना किया जाता है, जो स्मोकिंग के लिए अक्सर हुआ आता है, रेड और वाइट होता है, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट होता है, ब्लैक उसका होता है लोगो, और जो मना होता है वो रेड होता है, रेड से क्रॉस किया होता है। प्रोहिबिशन मना किया होता है अक्सर ना सिगरेट पीने से। वार्निंग दी जाती है कि यहाँ इलेक्ट्रिकल के जो है हैजर्ड्स हैं, तो मैंडेटरी यानी कि यहाँ आप पीपी लाजमी पहन के आना है, मास्क पहन के आना है, ये चीज़ें 3 हो गए। और एक और होता है सेफ पैसेज के लिए, वो ग्रीन और वाइट होता है, वो भी आपने देखा होगा। इस पर मेंशन तो नहीं खैर किया, वो आगे दिखेंगे आप। पीपी इन द फॉर्म ऑफ सेफ्टी फुटवियर विद अप्रोप्रिएट पैटर्न एंड ग्रिप प्रैक्टिसेस। पीपी जो है वो सिर्फ सेफ्टी फुटवियर और बाकी चीज़ों के साथ ही आप कंसिडर करें। पीपी इन द फॉर्म ऑफ सेफ्टी फुटवियर विद अप्रोप्रिएट प्रीड पैटर्न एंड ग्रिप प्रैक्टिस। पीपी जो है इसमें सेफ्टी फुटवियर के साथ साथ दूसरे जो आपके हैं क्या नाम है इसका इक्विपमेंट्स, वो भी लाजमी पहनने जरूरी है। अब इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड सुपरविजन के बारे में बता रहा है कि हैजर्ड्स की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग देनी चाहिए, और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो देखनी है हमने, और कैसे अप्लाई होंगी ये देखना है, और सुपरविजन लाजमी चाहिए इसके लिए ताकि बिहेवियर जो है वो बंदे का ठीक हो ट्रेनिंग के बाद भी। हाउस कीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सेफ वर्क प्लेस, इसमें क्या होगा जी, फ्लोर एंड वॉकवेज क्लीन, जो फ्लोर्स हैं और वॉकवेज हैं क्लीन होना चाहिए। स्पिल प्रोसीजर हो उसका बना हुआ कि अगर इन केस ऑफ स्पिलेज हमें वो फॉरन मूव भी करना है या हमें स्पिल किट यूज़ करनी है, ठीक है। हाउस कीपिंग के स्टैंडर्ड्स बताने हैं, फ्लोर्स, वॉकवे, गार्ड रे, फेंसिंग, एक्सेस एंड इग्रेस इंस्पेक्शन होनी चाहिए और रिपेयर होनी चाहिए इन चीज़ों की। एमरजेंसी एग्जिट्स की क्लियर, एमरजेंसी जो है बाहर निकलने का रास्ता वो एग्जिट वो क्लियर होना चाहिए, और लाइटिंग उसकी चेक होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। सेफ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स इन द वर्क प्लेस, सेफ मूवमेंट क्या है जी, हम देखते हैं। वो कहते हैं टिपिकल रिस्क रिलेटेड टू व्हीकल मूवमेंट, कौन कौन से लॉस ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है, वो जो कि ड्राइवर की गलती की वजह से हो सकता है, या एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, या मैकेनिकल रीजन की वजह से हो सकता है। ओवर टर्निंग, उल्ट गए किस वजह से, लेटरली और लॉन्गिट्यूडली, ठीक है। कोलिजन हो गया, किसी के साथ उसने टक्कर मार दी, किसी व्हीकल के साथ या किसी पैदल चलने वाले के साथ, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट था गलती से उसको कोलिजन कर गया। अब वो कहता है जी क्या कॉज हो सकती है फोर्कलिफ्ट ट्रक की ओवरटर्न करने की। अब वो कॉज बता रहा है ओवरटर्न करने की, कॉर्नरिंग वाइल बिगिन ड्राइविंग टू फास्ट, हो सकता है फास्ट हो, बहुत ज़्यादा तेज चला रहा था, या उसने अनइवन लोड अपने फोर्क पे लगाया हुआ था, या ड्राइवर जो है वो पोर्ट होल से गुजर गया, ठीक है, इस वजह से वो कोलैप्स कर सकती है, ओवरटर्न कर सकती है। ड्राइविंग विद लोड एलिवेटेड स्पेशली कॉर्नरिंग, ड्राइवर ने जो लोड का उठाया हुआ था वो कॉर्नर पे था, ठीक है। ये टायर प्रेशर जो थे अनइवन थे, ये भी हो सकता है। ड्राइविंग अक्रॉस द स्लोप, आपने जो ड्राइविंग करनी है स्लोप के अगेंस्ट कर रहे थे आप, उसकी सॉरी ड्राइविंग अक्रॉस द स्लोप के ऊपर से गुजार रहे थे आप, ठीक है। एक्सेसिव ब्रेकिंग लगा रहे थे आप, ज़्यादा एक्सेस तरीके से ब्रेक लगा रहे थे, या ब्रेकिंग सिस्टम ठीक नहीं था इसका, एक्सेसिव ब्रेकिंग थी इसकी, जोर से लगानी पड़ती थी। कोलिजन स्पेशली विद कर्व्स, और किसी के साथ कोलिजन हो गया, ठीक है, इस कर्व के साथ। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ड्राइविंग टू हो सके ड्राइविंग ज़्यादा फास्ट हो, लाइट प्रॉपर ना हो, ठीक है, रिवर्सिंग के लिए कोई बैंक स्पैन ना हो, ब्लाइंड स्पोर्ट्स को ज़्यादा ना अहमियत दी गई हो, ठीक है, कॉर्नर वगैरह की वजह से। बैड वेदर कंडीशन हो सकती है, बारिश हो रही है या कोई और मसला हो गया होगा, या ऑब्स्ट्रक्टेड विजिबिलिटी,
जो कि चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आई। पेडेस्ट्रियन वॉकवेज जो है उसका डिज़ाइन पुअर किया था, या व्हीकल मेंटेनेंस नहीं की हुई थी, और ये भी हो सकता है कि साइलेंट ऑपरेशन ऑफ मशीनरी का साइलेंट ऑपरेशन किया हो। नॉन मूवमेंट रिलेटेड हैजर्ड्स कौन कौन से ऐसे हैं जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते लेकिन हैजर्ड्स हैं। टिपिकली नॉन मूवमेंट रिलेटेड हैजर्ड राइज फ्रॉम कहाँ से, लोडिंग हो सकता है, ओवरलोड हो, मैनुअल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, ठीक है, जिसे आप मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग होगी, ज़्यादा उसके ऊपर वजन आ गया। अनलोडिंग होगी, अनलोडिंग के दौरान आप ऑपरेशन के दौरान वो मसला बन गया। सिक्योरिंग होगी, आपने इसी तरीके से सिक्योर ही नहीं की शीट को, शीट ऊपर नीचे गिर गई। कॉपलिंग होगी, ट्रेलर के साथ अटैच नहीं किया, वहाँ से नीचे गिर गई। मेंटेनेंस वर्क एट हाइट, आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो वो भी एक हैजर्ड हो सकता है। वर्क प्लेस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल मेजर, अब इसमें कौन कौन से वर्क प्लेस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल मेजर होंगे कि पहले तो हैजर्ड को लिमिट कर दें, या सेफ प्लेस बना दें, क्रिएट कर दें, या लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दे दें ताकि वो सेफ हो जाएं, और रिस्क असेसमेंट कर लें, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, ये बताएंगे कौन कौन से लोग हैजर्ड्स पे हैं, रिस्क पे हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करें, फिर रिस्क को एवेल्यूएट कर दें, ठीक है, और रिकॉर्ड और इम्प्लीमेंट करें, और लास्ट में इसको रिव्यू करें। रिस्क असेसमेंट के बारे में बता रहे हैं, मेजर नेसेसिटी टू कंट्रोल रिस्क क्रिएटेड बाय व्हीकल ऑपरेशन कैन बी ग्रुप्ड अंडर। जो आपने मेजर लगाने हैं कंट्रोल रिस्क के, वो व्हीकल ऑपरेशन के, वो कैसे होंगे। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट का वर्क प्लेस एनवायरनमेंट हो देखना है कैसा है। गाड़ी जो है व्हीकल, उसके बारे में आपने चीज़ नोट करनी है कि क्या कैसी है, मेंटेनेंस हुई है कि नहीं हुई, रिपेयरिंग की जरूरत तो नहीं है। ड्राइवर के बारे में देखना है कि उसका बिहेव कैसा है, वो कैसे वो काम कर रहा है। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में क्या आएगा जी, व्हीकल फ्री जोन, वहाँ से आराम से व्हीकल गुजरने का रास्ता होना चाहिए, पेडेस्ट्रियन के लिए अलग होना चाहिए, ट्रैफिक के लिए लेआउट बताया गया हो कि यहाँ से वो सेग्रीफिकेशन अलग होना चाहिए, और जो पैदल गुजरने का रास्ता है उसको मार्क कर दें, ठीक है, दोनों का सेपरेट एक्सेस पॉइंट्स बनाएं। ये नहीं कि वहीं से फोर्कलिफ्ट गुजरी है वहीं से वर्कर गुजरा, ऐसे नहीं होनी चाहिए। स्पीड लिमिट जो है महदूद कर दें कि 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की स्पीड है यहाँ, ठीक है। व्हीकल मूवमेंट को मैनेज करना है, देखना है, गुड विजिबिलिटी होनी चाहिए, साइनेज होना चाहिए, साइनेज पेस्ट कर दें वहाँ, बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन रोड होनी चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए, कोई चीज़ को आगे से ना आए उसको बैरिकेड कर दें, ठीक है, उस हिसाब से। ग्रुप एक्सरसाइज है, वो कहता है व्हाट कंट्रोल कुड रिड्यूस द रिस्क इन एरिया वेयर व्हीकल्स आर रिवर्सिंग। बहुत जगहों में कंपनीज में, वेयर हाउस में ख़ासतौर पे व्हीकल्स रिवर्स होती हैं, ठीक है। वो कहता है क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं ताकि रिस्क जो है कम हो जाए। अब वो कहता है जी सेफ व्हीकल पार्किंग और फोर्स ट्रैफिक ट्रैकिंग के लिए अप्लाई द हैंड ब्रेक का यूज़ होना चाहिए। फोर्स हमेशा लोअर लेवल पे होनी चाहिए जब भी आप पार्क करें, की रिमूव कर दें वहाँ से, ठीक है, वहाँ खड़ी करें जहाँ से ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, यानी वहाँ के उनको तकलीफ ना हो, ये ना कि वहाँ से गुजर रही गाड़ियाँ गुजर रही रास्ता आपने वहाँ खड़ी कर दी। पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलते हैं उनके रोड पे नहीं खड़ी करनी, ठीक है, और एमरजेंसी एस्केप वाली साइड पे जहाँ से एमरजेंसी लोग निकलते हैं उस रूट पे भी आपने खड़ी नहीं करनी। कंट्रोल मेजर क्या है जी, रिड्यूस। अब वो कहता है जी अवॉइड रिवर्सिंग बाय यूजिंग वन वे सिस्टम। आप कोशिश करें जहाँ से बंदे आ जा रहे हैं और आपके पास कोई रास्ता और नहीं है, आप कोशिश करें कि रिवर्सिंग ना करें, ठीक है, या आप पैदल वालों का और व्हीकल्स का रास्ता अलग अलग कर दें, सेपरेट कर दें, ठीक है, और या गुड विजिबिलिटी फ्रॉम व्हीकल, आप विजिबिलिटी जो है वो अच्छी कर दें, आप उसी तरीके से नज़र आना शुरू कर दें, रिवर्स अलार्म लगा दें, उसके साथ मिरर्स को ब्लाइंड स्पॉट्स की तरफ करें ताकि आपको नज़र आ जाए बंदा पास से गुजरा पीछे करते वक्त, और जो बंदे पैदल चल रहे हैं उनके लिए हाई विजिबिलिटी क्लॉथ दे दें, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बैक स्पैन दे दें जो कि वो उनकी रहनुमाई करे, गाइडेंस करें, ठीक है, और ट्रेनिंग दे दें ड्राइवर्स को और पैदल चलने वालों को। सेफ व्हीकल्स क्या जी, सूटेबल फॉर देयर इंटेंडेड यूज़, ये सूटेबल होना चाहिए
यूज़ के लिए, ठीक है, और इन्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए, कंडीशन के मुताबिक होना चाहिए। इसके बाद सेफ वर्किंग ऑर्डर के मुताबिक आपने मेंटेन रखना है इसको। ड्राइवर जो होते हैं वो उनको ट्रेन करें, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए आपका, और आप इंस्पेक्शन लाजमी करें इसको यूज़ करने से पहले। जो ड्राइवर की सीट है वो वही बैठे, ठीक है, और पैसेंजर अपनी सीट पे बैठे, ठीक है। सीट बेल्ट लाजमी ले, रोल बार यूज़ करें, ठीक है। गार्ड प्रोटेक्ट द ड्राइवर इन द इवेंट ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, उसको गार्ड को ड्राइवर गार्ड यूज़ करे, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट गार्ड टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर इन द इवेंट ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, आपने कोई ऑब्जेक्ट लेके जाना है तो उसको आप अच्छे तरीके से गार्ड लगा दें, प्रॉपर तरीके से बांध दें, ठीक है। हॉर्न सिस्टम इस्तेमाल करें, मिरर इस्तेमाल करें, ठीक है। आप रिवर्सिंग अलार्म यूज़ करें या लाइट्स यूज़ करें, फ्लैश लाइटिंग। ड्राइवर जो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मेडिकल तौर पे फिट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग वगैरह सब प्रॉपर होनी चाहिए, और सुपरवाइज्ड होना चाहिए, उसको सुपरविजन की ज़रूरत है। वर्क रिलेटेड ड्राइविंग, वर्क रिलेटेड ड्राइविंग क्या होगी जी? वो कहता है जी कि मैनी एक्सीडेंट अकर ऑन द पब्लिक रोड वाइल ड्राइविंग ऑन बिजनेस। वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा जो एक्सीडेंट है वो पब्लिक रोड्स पे होते हैं, जबकि ड्राइविंग के मुकाबले में अगर कह सकते हैं कि अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो वो बहुत सारा एक्सीडेंट हो सकते हैं। मैनी एक्सीडेंट्स अकर ऑन द पब्लिक रोड्स वाइल ड्राइविंग ऑन बिजनेस, जब आप काम के लिए जा रहे होते हैं, बिजनेस के लिए जा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं पब्लिक में, ठीक है, पब्लिक रोड्स पे। तो उसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी की लेजिस्लेशन तो नहीं बताई गई क्या है, कानून साजी तो कोई पता नहीं है, लेकिन मैनेज लाइक एनी अदर रिस्क, हम उसको मैनेज कर सकते हैं जैसे हम अदर रिस्क को मैनेज करते हैं। अब वो कहता है जी कि ISO का स्टैंडर्ड है 39001, ये है जी रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम 39001, इसे कहते हैं प्लान टू चेक एक्ट, वही है जो हम ऑलरेडी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ हमने, ठीक है। यही ये जो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब ग्रुप एक्सरसाइज आपके लिए कहता है व्हाट फैक्टर्स वुड यू नीड टू कंसीडर व्हेन कैरिंग आउट आर रिस्क असेसमेंट फॉर स्पेसिफिक वर्क बेस्ड ड्राइविंग टास्क। आप कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, कंसीडर करेंगे जब आप रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, ठीक है। किसकी रिस्क असेसमेंट होगी? ये वर्क बेस्ड ड्राइविंग की, ठीक है। यानी काम के लिए जो आप ड्राइविंग करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, उसका टास्क आपको दिया गया है और उसकी रिस्क असेसमेंट बनानी है आपने, तो कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करेंगे उसके अंदर। अब वो कहता है जी क्या चीज़ें होंगी। पहले तो उसमें हमने हैज़र्ड आइडेंटिफाई करने हैं कि उस जर्नी का डिस्टेंस कितना है, ड्राइविंग आवर्स कितने हैं, 4 घंटे हैं, 5 घंटे, 8 घंटे हैं, वर्क शेड्यूल क्या है, सुबह के टाइम का है कि शाम के टाइम है कि रात के टाइम है, स्ट्रेस वाला एरिया तो स्ट्रेस तो नहीं है, कोई दबाव तो कोई नहीं है उसके ऊपर, या वेदर कंडीशन कैसी, ये हमने हैज़र्ड आइडेंटिफाई करना है। फिर हम देखना है कि कौन बंदा हार्म्ड है, ड्राइवर है, पब्लिक है, कौन है, ठीक है। फिर हमने एवेल्यूएट रिस्क करना है, कैसे कि पहले हमने कोशिश करें कि हम ट्रैवल ना ही करें, लेकिन अगर करना ही है तो फिर सेफर मीन्स से करें, और अगर आपने सेंसिबल प्रिकॉशन लगाए हुए हैं वो ज़्यादा बेहतर है। फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करना है, फिर रिव्यू करना है। अब कैसे ही हमने उसको एवेल्यूएट करना है रिस्क को। इफ रोड ट्रैवल इज प्रेफर्ड ऑप्शन देन लुक्ड एट, किस चीज़ के ऊपर हमने देखना है, ड्राइवर को देखना है पहले, हमने गाड़ी को देखना है और जर्नी देखनी है। ये 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होगी पूरी की पूरी रिस्क असेसमेंट, ठीक हो गया। फिर ड्राइवर में क्या देखना है, हमने ये कॉम्पिटेंसी देखनी है कि उसके पास लाइसेंस भी है कि नहीं है, कि ये नहीं है कि वो किसी का भाई है, बेटा है, उसकी वो खुद छुट्टी पे चला गया ड्राइवर, उसने अपने भाई बेटे को दे दिए चाबी, जा रही कंपनी का सामान इधर से उधर दिया, उसको लाइसेंस ही नहीं है, ऐसे नहीं होगा। ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, वो चेक होगा, एक्सपीरियंस देखा जाएगा उसका कितना एक्सपीरियंस है और उसकी एबिलिटी क्या है, ये देखी जाएगी। ट्रेनिंग उसको देनी पड़ेगी, DDT की ट्रेनिंग होती है, डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग, वो दें उसको। सेफ्टी की व्हीकली और व्हीकल सेफ्टी की यूथ इंस्पेक्शन, पहले इंस्पेक्शन करें, ठीक है, और चेक करें कि व्हीकल जो सेफ है कि नहीं। फिर फिटनेस और हेल्थ, किसका मेडिकल एग्जामिनेशन देखना है, ड्राइवर का आई साइट चेक करनी है, और ड्रग अल्कोहल पॉलिसी जो है वो देखनी, ड्रग तो नहीं यूज़ करता। अब व्हीकल में क्या कहता है जी, सूटेबिलिटी, मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स, कम से कम उसके रिक्वायरमेंट्स चाहिए स्टैंडर्ड, ठीक है। और इंश्योरेंस एंड वैलिड रेगुलेटरी सर्टिफिकेट इफ
प्राइवेट व्हीकल्स आर यूज्ड। और इंश्योरेंस करें कि आपको इंश्योरेंस एंड वैलिड रेगुलेटरी सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस करवाएं उसकी, ठीक है, अगर आप प्राइवेट व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। और कंडीशन देखनी है कि उसकी मेंटेन्ड हो, इंस्पेक्शन हुई हो, और डिफेक्टेड है तो फिर उसकी रिपोर्टिंग हुई हो। व्हीकल में क्या आ गया, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, आपने व्हीकल में सेफ्टी इक्विपमेंट्स चेक करने के वो है कि नहीं है। सीट बेल्ट है, एयर बैग्स है, हमारी गाड़ी में एयर बैग्स नहीं होते पाकिस्तान की, लेकिन बाहर जो है वो एयर बैग्स का ख़ास ख्याल रखा जाता है। हेड स्ट्रेनर्स है, हेड रिस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि अगर खुदा न खासा लगती है तो वो आगे से उसका सर बच जाए, ठीक है। एमरजेंसी ट्रायंगल्स वो उसके अंदर है या नहीं, फर्स्ट एड किट है कि नहीं, स्पेयर टायर के लिए सामान है या नहीं है वो देखना है। फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी होना चाहिए, गाड़ियों में आग लगने का खतरा होता है। और सेफ्टी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, सेफ्टी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में टायर प्रेशर चेक करना है, उसका हेडलाइट देखनी है, और रिस्ट्रेंट एडजस्टमेंट ये देखनी है, ठीक है। ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इर्गोनॉमिक्स में क्या है, एडजस्टेबिलिटी ऑफ सीट पोजीशन एंड पोस्चर, आपने सीट की पोजीशन देखनी है और पोस्चर देखना है, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन तो कोई इस्तेमाल नहीं करना, ये चीज़ देखनी है। जर्नी के बारे में कहते हैं जी रूट्स देखना है पहले, और उस पर हैजर्ड्स को अवॉइड करें, फिर लो रिस्क रोड पे जाएं, मोटरवे होगी या मोटरवे ज़्यादा आप कह सकते हैं लो रिस्क रोड है। और आपने जहाँ काम हो रहा है उसको अवॉइड करें उस रोड पे, ठीक, वहाँ ना जाएं। कोशिश करें कि पीक टाइम्स को अवॉइड करें, और फटीक टाइम जो होता है 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, ये और दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक ये फटीक टाइम होता है। लंच टाइम भी होता है, इस टाइम सोने के टाइम भी होता है, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कर दें। और डेडलाइन को फ्लेक्सिबल रखें, ये नहीं कि आज मुझे मटीरियल पहुंचना चाहिए, ये नहीं, 1-2 दिन का टाइम भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। जर्नी के बारे में मज़ीद बताया गया कि टाइम जो है रियलिस्टिक होना चाहिए, रूट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, ब्रेक्स भी लेनी है बीच में रास्ते में, वो फ्रीक्वेंटली रेस्ट ब्रेक करनी चाहिए ड्राइवर को, ठीक है। और स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो कि रिक्वायरमेंट्स है लॉरी ड्राइवर, बड़ी जो गाड़ियाँ हैं उनको पूरा करना चाहिए। डिस्टेंस जो है उसका यूज़ अदर ट्रांसपोर्ट, अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि दूसरा एक और ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें, कार लेके ना जाएँ, छोटी व्हीकल ना लेके जाएँ, और ज़्यादा उसके अंदर ना बंदा बैठे, एक्सेसिव ना हो करें इसको। वेदर कंडीशन के बाद में देने के रिलायबल होनी चाहिए, वेदर कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो फोरकास्ट आ रही है कि बारिश वगैरह ना हो, तूफान वगैरह ना हो, ठीक है। और सेफ्टी डिवाइस ये है कि आप नो ड्राइविंग एडिशनल सेफ्टी डिवाइस इन बैड वेदर, कोशिश करेंगे बैड वेदर में आप ड्राइविंग ना ही करें तो बेहतर है। अब इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स की जो हैजर वो क्या क्या होंगे, साइलेंट ऑपरेशन, इसकी आवाज़ नहीं आती गाड़ियों की, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इंजन स्टार्टअप, और ये भी पता नहीं लगता कि इंजन कैसे कब स्टार्टअप हो गया, ये भी इसका हैजर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी के हाई वोल्टेज होती हैं, चार्ज रिटेंशन, ये भी एक हैजर्ड है, जो चार्जिंग पे लगाना, दोबारा लगाना, बैटरीज को चार्ज करना, बैटरीज एक खुद बताते खुद हैजर्ड है। मैनुअल हैंडलिंग करना, बैटरी को उठाना या कोई और चीज़ उठानी उसके साथ, ये भी एक हैजर्ड है। मैग्नेटिक फोर्सेस होती है इसके साथ, वो भी हैजर्ड के जुमरे में आती है। क्या -global.com वेबसाइट हमारी है, best-global.com, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझसे। कोई क्वेश्चन करना है, किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, निबोश बुक के हिसाब से, निबोश पेपर के असाइनमेंट के लिहाज से कोई हेल्प चाहिए होगी आप, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।